शांति, तेरे तीनों बेटों की शादी एक साथ हो गई है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे घर में रसोई तो एक ही है। अब गुजारा कैसे होगा? क्या मतलब है आपका भाभी? मैं कुछ समझी नहीं। शांति सुन, मेरी दोनों बहुओं का तुझे पता ही है ना, वो 2 मिनट में कलेश कर देंगी। तू तो समझदार है बहन, अपनी बहू को समझाना कि वो अपनी रसोई का इंतजाम कहीं और करे। लेकिन भाभी, नई नई बहुएं हैं और कल ही इनकी पहली रसोई है, कहाँ जाएंगी खाना बनाने? देख शांति, अगर तू मेरी बहू से बहस करेगी तो कहाँ भटकेगी बेघर होकर अपनी 3 बहुओं के साथ। बाकी तेरी मर्जी। ठीक है भाभी, मैं बात करती हूँ। कमला और शांति आंगन से उठकर अंदर चली गईं। शांति जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और अपने दिवंगत पति से मन में ही बात करने लगी। अगर आज आप जिंदा होते तो कितना अच्छा होता, ये सब दिक्कतें नहीं होती। भाभी को लगता है कि मैं नहीं समझती, लेकिन मुझे सब समझ में आता है, फिर भी मैं क्या करूं? शांति देवी लेटे लेटे चुपचाप रो रही थी। तभी उनके तीनों बेटे उनके पास आए। माँ, आप रो क्यों रही हैं? हमने सब सुन लिया है। आप चिंता मत करो, हमने अपनी अपनी पत्नियों से बात कर ली है। आप सो जाइए, आपकी बहुएं बहुत समझदार हैं। शांति देवी को आश्वासन देकर तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के पास चले गए और सारी परिस्थिति समझा दी। अपने पतियों की बात सुनकर तीनों नई बहुओं ने चुपचाप सिर हिला दिया। अगले दिन सुबह 4 बजे पूरा घर सो रहा था। तीनों नई बहुएं एक साथ उठ गईं, नहा धोकर तैयार हुईं और खेत के बीच खड़ी हो गईं। दीदी देखो, कितना लंबा चौड़ा खेत पड़ा है, क्यों ना इस खेत के बीच में ही हम अपनी खुली रसोई बना लें। हाँ, वैसे भी गर्मियां पड़ रही हैं, इतनी गर्मी में खुले खेत में रसोई बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यह आइडिया अच्छा है, भगवान ने खुद ही रास्ता दिखा दिया है। चलो अब गर्मी में खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई यहीं बनाते हैं। तीनों बहनें एक दूसरे को हौसला देती हुई काम में लग गईं। पूजा गोबर की टोकरी लेकर आई, नेहा मिट्टी लाई और काजल सूखी लकड़ियां लेकर आई। तीनों ने मिलकर खेत के बीच में 3 अलग अलग चूल्हे बनाए, गोबर से लीप कर अच्छे से चिकने किए। तीनों चूल्हे तैयार हो चुके थे। चलो चूल्हे तैयार हैं, अब आग जला देते हैं। तीनों बहुओं ने चूल्हा जलाया। धीरे धीरे खेत में आग की लपटें नजर आने लगी। सुबह 7 बजे शांति देवी अपनी आंखें मलते हुए बाहर आई। अरे कहाँ चली गई ये तीनों? शांति देवी बाहर आंगन में आई, फिर खेत की तरफ नजर गई। दूर खेत के बीच में 3 चूल्हों की आग जलती दिखाई दी और तीनों बहुएं काम कर रही थी। ये क्या कर रही हैं? तीनों नई बहुएं अपनी पहली रसोई बना रही थी। पूजा एक चूल्हे पर खीर बना रही थी, नेहा दूसरे चूल्हे पर सब्जी पका रही थी, काजल तीसरे चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। शांति देवी दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। तभी उनके पीछे से तीनों बेटे आ गए। देखा माँ, हमने कहा था ना, हम अपनी पत्नियों को समझा देंगे। भगवान करे मेरे बहू बेटा को किसी की नजर न लगे, कितने समझदार बच्चे हैं मेरे। उसी समय खेत की पगडंडी पर गांव के सरपंच निकल रहे थे। उन्होंने खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई को देख लिया। अरे रघुनाथ सिंह, ये क्या लगा रखा है तुमने? खेत के बीच में 3 चूल्हे, 3 बहुएं खुले में रसोई बना रही हैं, क्या बात है भाई? अरे सरपंच जी, घर में रसोई की जगह की दिक्कत है ना। 3 बहुएं एक साथ आई हैं तो इन्होंने खुद ही खेत में इंतजाम कर लिया। अरे वाह, गर्मी में खुले खेत में रसोई, ये तो नई बात है। लेकिन देखो तीनों बहुएं कितनी समझदार हैं, सुबह सुबह उठकर सब कर लिया। सरपंच और रामू काका आगे बढ़ गए। उसी समय खेत की पगडंडी पर गांव की कई औरतें इकट्ठी हो गईं। गुड्डी, रोशनी, सुशीला और कुछ अन्य पड़ोसनें वहां मौजूद थीं। अरे दैया, देखो तो सही, राम प्रसाद के घर की नई बहुओं ने तो पूरा तमाशा कर दिया। अरे इनकी 2 जेठानियां कम थी, पूरे गांव में आतंक मचाए रखा था, दिन रात लड़ाई झगड़े। अब ये 3 नई बहुएं आ गई हैं और इन्होंने तो सारी शर्म ही भूल गई है, खेत के बीच में रसोई बना ली है। आते ही इन्होंने अपना नाटक शुरू कर दिया। अब देखो, खुले खेत में चूल्हा बनाकर बैठी हैं, गांव में क्या कहेंगे लोग। अरे कोई शर्म बाकी नहीं रही इनके घर में, 3 बहुएं एक साथ और खुले खेत में रसोई। वाह रे वाह। अरे शांति, कुछ बोलती क्यों नहीं? तेरी बहुओं ने तो पूरा गांव शर्मसार कर दिया है। शांति कुछ नहीं बोल पाई, बस सिर नीचा किए खड़ी रही। तभी अरे भले, हम खेत में रसोई बना रहे हैं तो क्या हुआ, ये हमारा अपना खेत है ना, हम कहीं भी बनाए, लोगों को क्या मतलब है। हाँ, आप लोग कह रही हैं शर्म नहीं बची, लेकिन शर्म तो तब होती जब हम दूसरों के घर में घुसकर रसोई करते। ये हमारा खेत है, हमारा परिवार है, हम कहीं भी बनाए, हमें कोई शर्म नहीं। आपका क्या जाता है? आंटी जी, आप लोग तो ऐसे हंस रही हैं जैसे हमने कोई चोरी की है। अगर इतनी परेशानी हो रही है तो आप अपने घर में जगह दे दीजिए, वरना हमें हमारे खेत में रसोई बनाने दो।
तीनों बहुओं के जवाब सुनकर पड़ोस की औरतें अपना मुंह लेकर वापस चली जाती हैं। उसके बाद तीनों बहू अपनी सास के पास आती हैं। मम्मी जी आप चिंता मत करो, एक दिन हमारे सारे दुखों का अंत होगा। सभी मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद दोपहर में तीनों बहुएं सास के साथ आंगन में बैठी हुई हैं। मामी जी हमारे इतने सारे खेत ना खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम खेती क्यों नहीं करते हैं? हाँ बेटी, ये खेत बंजर हो गए हैं। पिछले 20 वर्षों से इनमें खेती ही नहीं हुई है। खेती होती भी है तो फसल अच्छी नहीं आती, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन क्यों मम्मी जी, इतना अच्छा खेत है फिर खेती क्यों नहीं होती? ताऊ जी खेती करने नहीं देते, कहते हैं कि हमारे घर के बीच में खेत है, अगर खेती होगी तो मेहनत पूरी लगती है लेकिन आमदनी उतनी नहीं हो पाती, इसलिए खेती बिल्कुल नहीं करने देते। मतलब ताऊ जी इसलिए मना करते हैं? तीनों बहुओं को दाल में कुछ काला लगता है। तभी पूजा हैरान होकर पूछती है, मम्मी जी ऐसे कैसे हो सकता है? इतने अच्छे खेत बंजर पड़े हैं, हम तो सोच रहे थे कि हम इन्हें ठीक कर सकते हैं, खेती शुरू कर सकते हैं। हाँ मम्मी जी, हम तीनों मिलकर खेतों को फिर से हरा भरा बना सकती हैं। दीदी सही कह रही हैं, हम नई बहुएं हैं, हम मेहनत कर सकती हैं। ताऊ जी क्यों मना करते हैं, हमें बाद में समझ आएगा, लेकिन अभी तो खेतों को बंजर नहीं छोड़ना चाहिए ना। अगली सुबह फिर से 4 बहुएं उठती हैं। गर्मी अभी से शुरू हो चुकी थी। तीनों बहुएं पूजा, नेहा और काजल खुले खेत में अपनी रसोई बनाने पहुंच गईं। आज फिर से शुरू करते हैं, गर्मी बहुत तेज है, जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ेगा। दीदी हवा चल रही है, आग बार बार बुझी जा रही है, धुआं भी बहुत हो रहा है। दीदी सूरज निकलते ही इतनी गर्मी हो रही है, रोटी सेकते समय आंखों में धुआं जा रहा है, और देखो चूल्हे के आसपास की मिट्टी गर्म हो गई है, पैर चल रहे हैं। खुले खेत में रसोई बनाने की दिक्कतें साफ दिख रही थी। तेज हवा के कारण धुआं चारों तरफ फैल रहा था। पूजा खीर चढ़ा रही थी, लेकिन हवा से चूल्हे की आग बार बार बिखर रही थी। नेहा सब्जी में नमक डाल रही थी तो धूल उड़कर उसमें गिर गई। काजल रोटियां सेक रही थी तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी और पैरों के नीचे गर्म मिट्टी से जलन हो रही थी। हमारा खेत दूर दूर तक बंजर पड़ा हुआ है, अगर इस खेत में थोड़ी हरियाली होती, यहाँ पर घास भी उगी हुई होती तो हमें इतनी मुसीबत नहीं होती। हाँ दीदी, पेड़ पौधे की हरियाली और खेती की ठंडक से हमें इतनी गर्मी नहीं झेलनी पड़ती। तो क्यों ना हम लोग इस जमीन को ठीक करने का कोई उपाय ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, फिर हम अपनी बंजर जमीन को हरा भरा क्यों नहीं कर सकते? थोड़ी देर पहले तक मैं भी यही सोच रही थी। चलो हम बूंद बूंद से खड़ा भरने की कोशिश करते हैं। थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारी कोशिश रंग लाए और हमारी जमीन हरी भरी हो जाए। खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई में अब खाने के साथ साथ बंजर जमीन को हरा भरा बनाने का विचार भी हो रहा था। सुनो, खेतों को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं। चूल्हे की राख होती है ना, वो बहुत अच्छी खाद बनती है। नीम की पत्तियां, नीम की खली, हल्दी, ये सब मिलाकर हम मिट्टी सुधार सकते हैं। हाँ दीदी, हम चुपचाप रोज चूल्हे की राख खेत में डाल दिया करेंगे। नीम की पत्तियां तोड़कर लाएंगे, उनका पाउडर बनाकर छिड़केंगे, हल्दी भी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी जुताई भी खुद कर लेंगे। दीदी अपनी सब्जी और फलों के छिलके और गोबर की खाद भी डालेंगे, उससे भी खेत में चारों तरफ डाल देंगे। शुरू में धनिया बो देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। हाँ, सब चुपचाप करेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम बंजर जमीन को हरा भरा बनाने की कोशिश कर रही हैं। दीदी अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो ये बंजर खेत फिर से हरा भरा हो सकता है और हमें भी खुले में रसोई बनाने में थोड़ी राहत मिलेगी। तीनों बहुएं खाना बनाते बनाते अपने बंजर खेत को हरा भरा बनाने का प्लान बनाने लगी। शाम को खाना बनाते समय पूजा टमाटर काट रही थी। सुनो, ये टमाटर के बीज ऐसे ही फेंकने से अच्छा है ना, इन्हें यहीं मिट्टी में डाल देते हैं। पूजा टमाटर के बीज और छिलके चुपचाप चूल्हे के पास की मिट्टी में दबा देती हैं। देखो, कोई देखे ना, चुपचाप डाल दो। ये धनिया भी डाल देते हैं। नेहा धनिया और डंठल मिट्टी में दबा देती है। और ये मेथी भी डाल देते हैं। तीनों बहुएं खाना बनाते बनाते अलग अलग जगहों पर बीज डालने लगती हैं। कोई चूल्हे के पीछे, कोई क्यारी के किनारे, कोई पानी गिराने वाली जगह पर। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो शायद कुछ उग ही जाए। हाँ, बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है। इसी बीच चूल्हे की आग तेज हो जाती है और धुआं चारों तरफ फैल जाता है। उफ, ये धुआं तो जान ले लेगा और ये गर्मी लग रहा है, सूरज सर पर आ गया है। शाम का समय था, गर्म हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था, लेकिन गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी। तीनों बहुएं फिर से खुले खेत में चूल्हा जलाकर खाना बना रही थी। दीदी हवा से आग बार बार बुझ रही है। हाँ, और धूल भी खाने में जा रही है। कोई बात नहीं, आज भी बना लेंगे।
थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है। तीनों बहुएं अपने पतियों को बुलाती हैं। आज तो यही खाना खाएंगे। हाँ भाई, खेत की रसोई, खेत का खाना, मजा आएगा। सभी खेत में जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। हवा चल रही थी, धूल उड़ रही थी, लेकिन सब एक साथ थे। लीजिए गरम रोटी, ये सब्जी लीजिए, और ये खीर भी। तभी आसपास से गुजरते हुए गांव के लोग उन्हें देखने लगते हैं। अरे बाप रे, पहले खुले में रसोई में खाना बना रही थी, अब यही खाना भी खा रहे हैं। हद कर दी इन्होंने तो, घर होते हुए भी खेत में खाना। अब तो पूरा घर ही खेत में बसा लो। कुछ गांव वाले हंस रहे थे तो कुछ ताने मार रहे थे। अरे भाई, अजीब जमाना आ गया है भाई। तीनों बहुएं सब सुन रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने चुप रहना सही समझा। लोग तो कहेंगे ही, हमें अपना काम करना है। हाँ, एक दिन यही लोग तारीफ करेंगे, और देखना ये जमीन भी जवाब देगी, और फिर इन सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। कई दिन बीत गए। तीनों बहुएं रोज सुबह 4 बजे उठकर पहले रसोई में खाना बनाती, फिर चुपके चुपके खेत में अपने लगाए बीजों को देखती, लेकिन अभी तक कोई अंकुर नहीं निकला था। नेहा, आज पूरे 7 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं होगा। हाँ दीदी, मैं भी रोज यही देख रही हूँ, ना धनिया निकला ना टमाटर। कहीं हमारी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही? शायद ताऊ जी सही कहते थे, ये जमीन कभी हरी नहीं हो सकती। नहीं, हार नहीं मानेंगे, भगवान पर भरोसा रखो, सब सही होगा एक दिन। तभी अचानक काजल की नजर जमीन पर पड़ती है। अरे दीदी, दीदी देखो देखो। क्या हुआ? अंकुर, अंकुर निकल आया। पूजा और नेहा दौड़कर काजल के पास आती हैं। अरे सच में, देखो छोटा सा हरा अंकुर। हे भगवान, हमारी मेहनत रंग लाई। तीनों बहुएं खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। मैंने कहा था ना दीदी, चमत्कार होगा। ये चमत्कार नहीं, हमारी मेहनत का फल है। अब हम इसे और बड़ा करेंगे, पूरा खेत हरा करेंगे। उस दिन तीनों बहुएं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हैं और वापस लौटते समय उन्हें थोड़ा देर हो जाती है। तभी रास्ते में ताऊ जी और ताई जी की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे कमला, अब ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या मतलब? अगर इन बहुओं ने खेत को हरा कर दिया तो हमारा राज खुल जाएगा। हाँ, अगर सबको पता चल गया कि हमने जानबूझकर खेत बंजर रखा तो। ये सब बातें पूजा सुन लेती है। वो चुपचाप पीछे हट जाती है। ये क्या कर रहे थे? घर पहुंचते ही पूजा ने नेहा और काजल को सब बता दिया। क्या जानबूझकर बंजर रखा? मतलब हमें रोका गया था जानबूझकर? हाँ, और अब हमें सच पता लगाना होगा। तीनों बहुएं सच का पता लगाने की ठान लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ ताऊ जी और ताई जी की बातें अभी भी चल रही थीं। हमें बताना चाहिए अपने बेटों को। नहीं, अभी नहीं, पहले हम खुद पता लगाएंगे कि ये बहुएं कर क्या रही हैं। हाँ, सही कह रही हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कल से हम इन पर नजर रखेंगे, चुपचाप। अगले ही दिन से ताऊ जी और ताई जी चुप चुप कर तीनों बहुओं को देखने लगे। खेत के कोने में खड़े होकर पेड़ के पीछे छिपकर हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। सुबह 4 बजे जब तीनों बहुएं खेत की रसोई में खाना बना रही थी तो देखो, देखी जी, ये खाना बनाते बनाते कुछ मिट्टी में डाल रही हैं। हाँ, ये बीज डाल रही हैं। मतलब ये सच में खेत को हरा करने की कोशिश कर रही हैं। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। अगर ये फसल हो गई तो हमारा सारा राज खुल जाएगा। नहीं होने देंगे, हमें इनका काम खराब करना पड़ेगा। उसी दिन से ताई जी ने चुपचाप बहुओं के काम में बाधा डालना शुरू कर दिया। रात के समय जब सब सो रहे थे, ताई जी चुपचाप खेत में पहुंची। देखती हूँ कैसे उगते हैं ये बीज। ताई जी ने जहां जहां बहुओं ने बीज डाले थे वहां पर नमक और राख ज्यादा मात्रा में डाल दी। अब देखती हूँ कैसे उगता है कुछ। अगली सुबह जब तीनों बहुएं सोकर उठी तो आसपास की जमीन पर मिट्टी सूखी हुई थी। दीदी, यहाँ की मिट्टी सूखी क्यों लग रही है? हमने तो कल पानी डाला था। हाँ, और ये पौधे जैसे मुरझा रहे हैं। दूर खड़ी ताई जी मुस्कुरा रही थी। रात को पानी बहा दिया था, अब कैसे बचेंगे ये पौधे। उस दिन सुबह रसोई में खाना बनाते समय अरे ये लकड़ियाँ इतनी गीली क्यों हैं? आग ही नहीं पकड़ रही। कल तो हमने सूखी लकड़ियाँ रखी थी। असल में रात को ताई जी ने लकड़ियों पर पानी डाल दिया था। अब बनाओ खाना। ताई जी यही नहीं रुकी, उन्होंने पड़ोस की औरतों को भी भड़काना शुरू कर दिया। अरे देखो ना, ये बहुएं खेत खराब कर देंगी।
सच में? हाँ, पता नहीं क्या क्या डाल रही हैं मिट्टी में। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। इधर तीनों बहुएं समझ नहीं पा रही थी कि उनके काम में बार बार रुकावट क्यों आ रही है। दीदी, लगता है भगवान भी साथ नहीं दे रहे। हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। नहीं, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। कोई तो है जो हमारा काम खराब कर रहा है। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ताऊ जी और ताई जी अब पूरी तरह से बहुओं का काम बिगाड़ने के पीछे पड़ चुके थे। रात के समय देखो रघुनाथ जी, ये लड़कियां जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। मुझे पूरा शक है कि ये कुछ बड़ा करने की सोच रही हैं। अगर हमने अभी से इनको नहीं रोका तो कल को ये पूरा खेत अपने कब्जे में ले लेंगी और हमारा पुराना राज सबके सामने आ जाएगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो कमला। अब हमें चुपचाप बैठकर देखने की बजाय कुछ करना पड़ेगा। जैसे ये बीज डालें, हम ऐसा खेल खेलेंगे कि इनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, जैसे ही ये बीज डालेंगी, हम रात में चुपके से खेत में पानी छोड़ देंगे, इतना कि सब सड़ जाए। उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर ताऊ जी ने खेत में पानी छोड़ दिया। धीरे धीरे पानी पूरे खेत में फैल गया। अगली सुबह दीदी, ये क्या हो गया? देखो ना, पूरा खेत पानी से भर गया है। हमने तो इतना पानी डाला ही नहीं था। दीदी, हमारे जो बीज थे, जो हमने इतने प्यार से इतनी मेहनत से लगाए थे, वो सब तो पानी में डूब गए। अब क्या होगा? देखो, अभी घबराने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि किसी ने जानबूझकर किया है, लेकिन याद रखो, अगर भगवान ने चाहा होगा ना, तो यही पानी सूखकर हमारे बीजों को और मजबूत बना देगा। दोपहर की तेज धूप निकलती है। धीरे धीरे पानी सूखने लगता है। दीदी देखो, धीरे धीरे पानी सूख रहा है। शायद हमारे बीज पूरी तरह खराब नहीं हुए। हाँ दीदी, लगता है भगवान ने हमारी मेहनत देख ली। देखो बहनों, इंसान चाहे कितनी कोशिश कर ले किसी का बुरा करने की, लेकिन होता हमेशा वही है जो ऊपर वाला चाहता है। अगर भगवान हमारे साथ है ना, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुओं की ये हिम्मत देखकर ताई जी का गुस्सा और बढ़ गया। ये लड़कियां मानने वाली नहीं है। जितना हम इन्हें गिराने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही मजबूत होकर खड़ी हो जाती हैं। अब इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका चूल्हा ही खत्म करना पड़ेगा। शाम को जब बहुएं पानी भरने गईं, ताई जी चुपके से खेत में आई और गुस्से में तीनों चूल्हे तोड़ दिए। अब देखती हूँ बिना चूल्हे के कैसे बनाओगी खाना, कैसे जिंदा रखोगी अपनी ये उम्मीद। शाम को बहुएं लौटती हैं। टूटा चूल्हा देखकर उनके मटके छूट जाते हैं। दीदी, ये क्या हो गया? हमारा चूल्हा किसने इस तरह तोड़ दिया? हमने तो किसी का कुछ भी बिगाड़ा ही नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बस, अब रोना नहीं है। अब ये साफ हो गया है कि कोई हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। लेकिन दीदी, अब हम क्या करेंगे? खाना कैसे बनेगा? हम वही करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं, फिर से बनाएंगे। जितनी बार ये लोग तोड़ेंगे, हम उतनी बार बनाएंगे और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। हाँ दीदी, अभी हमारी जिद है। ये चूल्हा भी जलेगा और ये खेत भी हरा होगा। बहू फिर से चूल्हा बनाकर फिर से खाना बनाने की तैयारी करती है। उसी दिन शांति देवी चुपचाप बैठी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। कल मेरी एकादशी है। मैं पूरे विधि विधान से पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार घर में हालात कुछ ऐसे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा। कहीं मेरी पूजा अधूरी न रह जाए। तीनों बहुएं उनकी बात सुन लेती हैं और तुरंत उनके पास आ जाती हैं। मम्मी जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? जब आपकी 3 बहुएं आपके साथ खड़ी हैं, तो आपकी पूजा अधूरी कैसे रह सकती है? आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए, बाकी सब तैयारियां हम कर लेंगे। चाहे जैसे भी हालात हो, आपकी एकादशी पूरी विधि विधान से ही होगी। मम्मी जी, हम खेत से फूल लाएंगे, अपने हाथों से सजावट करेंगे और देखना, आपकी पूजा पहले से भी ज्यादा अच्छी होगी। बेटियों, तुम लोगों के पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुम मेरी खुशी के लिए इतना सोच रही हो। सच में भगवान ने मुझे बहुत बड़ी दौलत दी है तुम लोगों के रूप में। मम्मी जी, ये सब हमारा नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ है, और जब नीयत साफ होती है ना, तो भगवान खुद रास्ते बना देता है। दूर खड़ी ताई जी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर जलन और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। अब तो कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लड़कियां हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। एकादशी का दिन आ चुका था। शांति देवी चिंतित बैठी थी। बेटियों, तुम कह तो रही हो कि तुम सब संभाल लोगी, लेकिन कैसे करोगी? हमारे पास तो ढंग की रसोई तक नहीं है, ना बर्तन पूरे हैं, ना कोई साधन। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों को और तकलीफ उठानी पड़े। मम्मी जी, जब भगवान ने हमें ये परिस्थिति दी है, तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। हमारी रसोई भले ही खुले खेत में है, लेकिन हमारा मन साफ है, और वही सबसे बड़ी बात होती है।
हम उसी खुले खेत में खाना बनाएंगे, वही हमारी रसोई है और वहीं से आपकी पूजा भी होगी और भोग भी। और देखना मम्मी जी, ऐसा खाना बनाएंगे कि पूरा गांव याद रखेगा। तीनों बहुएं सुबह से ही जुट गईं। कोई सब्जी काट रही थी, कोई चूल्हा संभाल रही थी, कोई मसाला पीस रही थी। गर्मी, धूप, धुआं सब कुछ सहते हुए भी उनके चेहरे पर खुशी थी। नेहा, जल्दी से आटा गूंथ लो, लोगों के आने का समय हो गया है। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। सब हैरानी से खुले खेत में बनी रसोई और व्यवस्था को देख रहे थे। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया बहुओं ने। खुले खेत में इतनी बढ़िया दावत, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे भाई, खाना तो इतना स्वादिष्ट है कि शहर के होटल भी फेल हो जाए। गांव के लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अरे